हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट के जो हमारे पास एक विषय है सोशल साइंस में ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे प्रश्नों को फ्रेम किया गया है, किस प्रकार के प्रश्नों के पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है या भूगोल से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इन पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। बेसिकली ध्यान रखिएगा, हम जो सीटेट एग्जामिनेशन है इसके प्रश्न पत्र 2, अब प्रश्न पत्र 2 यानी कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस में जो भूगोल विषय से प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट का नाम आपको ध्यान रखना है, क्या है? जियोग्राफी, भूगोल। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा गया है अभी तक जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसमें। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले प्रश्न को। प्रश्न है, प्रस्तुत विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए। ध्यान रखिएगा, क्या है? वायुमंडल की परत की पहचान करना है। अब देखते हैं कि क्या है हमारे पास। सेंटेंस है, इसमें ओजोन गैस की परत होती है। दूसरा, यह बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। सही विकल्प चुनना है। आपके पास ऑप्शन है शोभमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल। और यह प्रश्न सीटेट एग्जामिनेशन 2021 में पूछा गया था, यानी सीटेट के 2021 वर्ष में जो प्रश्न पत्र था उसमें भूगोल विषय से यह प्रश्न फ्रेम किया गया था, पूछा गया था। तो ध्यान रखिए, प्रश्न में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप प्रश्न को ठीक से पहले पढ़ें, आप उसे ठीक से देखें कि आखिर प्रश्न किसके बारे में पूछा जा रहा है, किस तरीके से सेंटेंस उसमें पूछे गए हैं, सही लिखा है, गलत लिखा है, क्या पूछा जा रहा है, कि कथन सही पूछे गए हैं या कोड के आधार पर कथन गलत पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कौन से कथन गलत है, कौन से कथन सही है। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले आप प्रश्न पत्र को ठीक से पढ़ें, प्रश्नों को ठीक से पढ़ें। ठीक, प्रश्न में है क्या? वायुमंडल की परत। ठीक, अब आपको दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए कि वायुमंडल क्या है, वायुमंडल के चारों तरफ की परतें कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात, वायुमंडल। तो वायुमंडल यानी हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो गैस की परतें पाई जाती हैं या हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसीय आवरण है, ठीक है, यानी गैसियस एनवलप है जो चारों तरफ, यह क्या है? यही वायुमंडल है, यही वायुमंडल है। और इसी वायुमंडल की वजह से जो सूर्य की परावैगनी किरणें हैं या जो सौर्य किरणें हैं ये पृथ्वी तक क्या है, नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि जो गैसीय आवरण पृथ्वी के चारों तरफ बना हुआ है, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, हमारी इस पृथ्वी के चारों तरफ यह जो गैसीय आवरण है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं इसमें, इस गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक, और पृथ्वी से इस गैसीय आवरण में जैसे आप ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं। तो इन्हीं वायुमंडल की परतों के संदर्भ में इस प्रश्न को फ्रेम किया गया है। ठीक है, तो सूर्य से जो सौर्य किरणें आती हैं, इन सौर्य किरणों से होकर, ध्यान रखिएगा, ये जो सौर्य किरणें हैं इस वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। तो यह वायुमंडल इन सौर्य किरणों में जो हानिकारक परावैगनी किरणें होती हैं इन्हें रोकने का काम करता है और पृथ्वी में इन किरणों को कम से कम जाने देने की कोशिश की जाती है। ध्यान रखिएगा, परावैगनी किरणों को यह क्या करता है? रोकने का काम करता है। अब आइए जानते हैं कि इस परत के बारे में क्या प्रश्न है। प्रश्न में पहला कथन है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है, यानी जो हमारे चारों तरफ ये जो आपने जिन परतों की बात की इसमें ओजोन गैस की भी परत होती है। बिल्कुल सही बात है। ओजोन गैस की परत कहाँ पाई जाती है? हमारे दूसरे मंडल में, यानी पृथ्वी से जैसे ही आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो जो पहला मंडल है वह क्षोभ मंडल है, दूसरा मंडल है समताप मंडल, और समताप मंडल के पास ही ओजोन गैस की परत पाई जाती है। इसे ओजोन का गृह भी आप कह सकते हैं, इस परत को कि ओजोन का घर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ओजोन परत, यानी इस वायुमंडल की परत में ओजोन गैसें पाई जाती हैं, ओजोन की एक परत होती है। सही बात है। ठीक, दूसरा कथन है यह बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, यानी हमारे पास यह जो परत है, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं किसकी? समताप मंडल की, यह बात बिल्कुल सही है कि जो समताप मंडल है यह बादलों एवं गैसी संबंधी, माफ कीजिएगा, यह बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है।
यस, बिल्कुल यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि समताप मंडल ही वह मंडल है जहां पर क्या होते हैं, ये एरोप्लेन चलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मौसम स्वच्छ होता है, साफ होता है, मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, बादलों की संख्या या फिर बादल का वहां पर फॉर्मेशन बहुत कम देखने को मिलता है। अब इम्पोर्टेंट बात कि वहां पर बादल का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है, तो जैसे ही आप पृथ्वी से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, पृथ्वी के आसपास ही महासागर है ना, तो महासागर से जो जलवाष्प की मात्रा ऊपर की उठती है, उसी जलवाष्प की मात्रा से जो बिंदु मात्रा या जो नमी है या जो आर्द्रता है, यहाँ पर जाकर क्या वो संघनित हो जाए तो बादलों का निर्माण होता है। लेकिन क्षोभ मंडल के ऊपर बढ़ने के साथ साथ समताप मंडल की ओर जब यह बढ़ती है तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते नमी की मात्रा क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। तो नमी की मात्रा बहुत कम होने से यहाँ बादलों का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, यानी यहाँ पर क्या होता है, मौसम संबंधी घटनाएं बहुत कम होती हैं और बादल भी नहीं पाए जाते। इस वजह से इस मंडल के आसपास क्या होता है, एरोप्लेन वगैरह चलती हैं, ठीक है, हवाई जहाज वगैरह चलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ओजोन परत से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है, एक परत में ओजोन गैस भी यहाँ पर पाई जाती है। दूसरा, यह बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है यहाँ, यह कथन भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ दोनों कथन सही है, यानी इस प्रश्न की यदि हम बात करें कि ये किसके बारे में है और यह किस परत के बारे में चर्चा की गई, तो अभी हमने देखा, हमने किसके बारे में बात की, समताप मंडल के बारे में बात की है ना। अब देखिए समताप मंडल हमारे ऑप्शन में कहाँ है, सही विकल्प चुनिए, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल, समताप मंडल, ऑप्शन सी है, यानी यही इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब है, क्योंकि यही वह परत है जहां पर ओजोन गैस की परत भी पाई जाती है और समताप मंडल ही वह परत है जहां पर मौसम संबंधी घटनाएं बहुत कम है, मुक्त लगभग देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको कथन को पढ़ना है। आपको इसमें लिखा है सबसे पहले अभिकथन, जो कि ए रूप में है और इसका कारण आर। अब देखना है कि क्या यह जो कथन लिखा हुआ है यह अपने कारण के साथ सही है, और इसी हिसाब से आपको फूट का भी चयन करना है, जिसमें आपके पास क्रमशः ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। ए में है ए सही है पर आर गलत है, बी में है ए और आर दोनों सही है पर आर द्वारा एक ही सही व्याख्या नहीं होती, और सी में है ए और आर सत्य है तथा आर द्वारा एक ही सही व्याख्या होती है, और डी में ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है, ठीक है। अब देखिए यह प्रश्न सीटेट 2021 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था, ठीक। देखते हैं हमारे पास अभिकथन और कारण क्या क्या दिए हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है अभिकथन में, अभिकथन ये कहता है कि पृथ्वी सौरमंडल में एक अद्भुत ग्रह है, और आपके पास कारण क्या है कि पृथ्वी पर पानी और हवा उपस्थित है जो जीवन की उपस्थिति में सहायक है, ठीक है। अब देखिए यदि हम पृथ्वी की बात करें, ये बात तो बिल्कुल सही बात है, यदि हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं, हम सौर मंडल की बात करते हैं, तो सौर मंडल में जो पृथ्वी है यह एक अद्भुत और अनोखा ग्रह है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में जीवन संबंधी जो जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जीवित रहने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, या किसी भी वनस्पति, जीव जंतुओं, इनके जीवन की बात यदि की जाए तो कहां पर यह केवल संभव है, यह संभव है केवल पृथ्वी में। तो जीवन संबंधी आवश्यकताओं की वजह से, जीवन संबंधी जो भी विशेषताएं हैं उसकी वजह से पृथ्वी क्या है, एक अद्भुत ग्रह है, ठीक है। यानी हमारा पहला कथन यहाँ सही हो जाएगा। दूसरा कारण क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी पर पानी और हवा उपस्थित है जो जीवन की उपस्थिति में सहायक है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जहां पर पानी, हवा और जीवित रहने की सभी जो परिस्थितियां मौजूद हैं, इस वजह से पृथ्वी के बारे में कहा जाता है कि पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है, यानी यहाँ पर कारण भी बिल्कुल सही बताया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में 1 और 2 दोनों आपको सही कथन दिए हुए हैं, और देखिए जो आर है यानी इसका कारण भी सही है, कथन ए का कारण आर भी सही है। देखते हैं कहां पर है, ए और आर सत्य है तथा आर द्वारा ए की सही व्याख्या होती है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। दोनों ही कथन सही है और कथन आर कथन ए की बिल्कुल सही व्याख्या दर्शाता है, दिखाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने फिर कथन दिए हुए हैं, जिसमें एक आपके सामने कथन, दोनों आपके सामने कथन के रूप में है। आपको बस यह बताना है कूट के हिसाब से ये दोनों कथन सही हैं या गलत हैं, या एक कथन सही है दूसरा कथन गलत है, दूसरा कथन सही है या एक कथन गलत है। ठीक है, अब देखते हैं। कथन ए है, समान समुद्र तल पर वायुदाब वायु ताप के अनुसार बदलता है, और दूसरा है उच्च ताप वाले क्षेत्र निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, कूट है, ए है, दोनों ए तथा बी सही है और बी ए की सही व्याख्या है। बी है, दोनों कथन ए तथा बी सही है परंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है, ए सही है किंतु बी गलत है, और डी है, ए गलत है किंतु बी सही है। यदि हम इस प्रश्न की सही सेंटेंस की बात करें और बात करें इन दोनों कथनों के बारे में, ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जहां पर क्या है, समुद्र है, क्या है, जल है। जल की वजह से गर्मी के समय पर क्या होता है, आसपास वाले क्षेत्र में, या आप धरती से बात कर लेते हैं, हम मान लीजिए यह एक प्लेन स्पेस है, ठीक, यहाँ पर यदि टेम्परेचर बहुत अधिक होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर के बहुत अधिक होने से हवाएं हल्की होकर ऊपर की ओर उठेंगी। हवाएं जब हल्की होकर ऊपर की ओर उठेंगी तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, है ना। क्यों? क्योंकि अभी तक जो ठंडी हवा जिसके कण बिल्कुल नजदीक थे ये यहाँ पर थी, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ा, ये कण आपस में दूर हुए, तो यह हवा क्या हुई, यह हवा हल्की होकर ऊपर की ओर उठ गई और यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया। लो प्रेशर क्या हो गया, क्रिएट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कथन बी आप ध्यान से देखिए, उच्च ताप वाले क्षेत्र निम्न दाब वाले क्षेत्र का निर्माण करते हैं। बिल्कुल, यहाँ हाई टेम्परेचर वाला क्षेत्र लो प्रेशर वाले क्षेत्र को जनरेट कर रहा है। ठीक है ना, यह कथन क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अब पहले कथन की बात करते हैं, कथन ए को देखते हैं। इसमें है, समान समुद्र तल पर वायु दाब वायु ताप के अनुसार बदलता है। यह कथन गलत है। क्यों? क्योंकि समान समुद्र तल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर वायु दाब यानी हम बात कर रहे हैं किसकी, एयर प्रेशर की, हम बात कर रहे हैं एयर प्रेशर। तो समान, ध्यान रखिएगा, समान, यदि समान समुद्र तल की बात करते हैं तो समान समुद्र तल पर जो वायु दाब है वह वायु ताप के अनुसार नहीं बदलता है। ठीक है, इसलिए इस वजह से यहाँ पर कथन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कथन दो सही, बी सही है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन कहाँ पर है, कथन ए गलत है किंतु कथन बी सही है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर, फिर से सवाल क्या है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। आपको पता होना चाहिए पृथ्वी में, हमारे पूरे पृथ्वी में जल की स्थिति कैसी है। ठीक है, ताकि हम जल के बारे में जो भी जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वह इकट्ठी कर पाए, और जब भी एग्जामिनेशन में इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसे सही कर पाए। ठीक है, देखिए जल के बारे में क्या कथन है, कथन आपके पास 4 दिए हुए हैं और सही विकल्पों का चयन, सही विकल्प का आपको चयन करना है इन कथनों को पढ़ने के बाद। कथन 1 है, पृथ्वी पर उपलब्ध जलराशि का केवल 3% ही अलवण या अलवणीय जल है। ठीक है, अलवणीय का मतलब होता है जिसमें लवण की मात्रा क्या हो, ना हो। लवण की मात्रा, लवण यानी नमक, यानी जहां पर नमकीन पानी ना हो, उस क्षेत्र की बात की जा रही है। तो पृथ्वी पर नमकीन पानी ना हो उस स्थिति की यदि बात की जाए तो उस जलराशि का केवल 3% ही उपलब्ध है। दूसरा, पृथ्वी पर उपलब्ध पूरी जलराशि का 90% जल महासागरों में पाया जाता है। तीसरा कथन है, वायुमंडल से पृथ्वी पर स्वच्छ जल बनता है। और चौथा कथन है, हिमनदियों, नदियों, झरने और तालाब स्वच्छ यानी पीने योग्य जल के स्रोत है या सोर्सेज हैं। ठीक, आइए देखते हैं कि इनमें से कौन से कथन सही है। अब आपको सही विकल्प का चयन करना है। इन चारों कथन के हिसाब से ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन में है, ए है केवल 1 और केवल 2 कथन सही है। बी ऑप्शन कहता है केवल 2 और 3 और 4 कथन सही है। सी ऑप्शन कहता है केवल 1, 2 और 3 कथन सही है, जबकि डी ऑप्शन कहता है केवल 1 और 4 कथन सही है। आइए देखते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं।
देखिए, यदि हम पृथ्वी पर उपलब्ध जलराशि की बात करें तो पृथ्वी पर मात्र 3% ही वह जलराशि है जिसका उपयोग आप स्वच्छ जल के रूप में कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो स्वच्छ जल है, ना कि पीने योग्य। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि जलराशि का कितना प्रतिशत अलवणीय जल है, 3% वह जल है जो अलवणीय जल है, यानी यहाँ पर लवण की मात्रा, नमक की मात्रा नहीं है। ठीक है, यह ना के बराबर है, यानी हमारा पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, पृथ्वी पर उपलब्ध पूरी जलराशि का 90% जल महासागरों में पाया जाता है। अगर हम इसे काउंट करें तो ये 93% ही हुआ, यानी बाकी का 7% जल कहाँ है, जो कि जिसके आसपास, हमारे आसपास कोई अन्य स्रोत हमें दिखाई नहीं देते। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी पर मौजूद, यदि हम महासागरों, सागरों की बात करें तो इन सबका जल मिलाकर लगभग 97% जल ऐसा है जो इन क्षेत्रों में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 97%, 97%, यानी यहाँ पर हमारा दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर उपलब्ध पूरी जलराशि का 97% जल महासागरों और सागरों में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है, वायुमंडल से पृथ्वी पर स्वच्छ जल बनता है। यह कथन भी गलत है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल से पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का स्वच्छ जल नहीं बनता है। कोई भी स्वच्छ जल, या आप ध्यान रखें, कहां पर पाया जाता है, झरने, नदी, तालाब, जो कि पीने योग्य जल है। इसके अलावा यह हमारे पीने योग्य जल का यानी 3% का कुछ ही हिस्सा है जो पीने योग्य है। कहां पर है, ध्यान रखिएगा, हिम नदियों में, झरनों में, तालाब में। हिम के ग्लेशियर्स जो आपने देखे हैं, ग्लेशियर्स के रूप में जो बर्फ जमी हुई है, यह भी इसी 3% के अंतर्गत आती है। तो ध्यान रखिएगा कि हिम नदियां, झरने और तालाब स्वच्छ यानी पीने योग्य जल के स्रोत हैं। तो हमारा चौथा कथन क्या है, सही है, यानी 1 और 4 कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखते हैं कथन क्या है। कथन है, वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। दूसरा, वायुमंडल सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। और तीसरा कथन है, वायुमंडल 3 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ठीक है, कूट है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, 1, 2, 3 और 3, ये तीनों सेंटेंस सही है। अब यदि हम बात करें वायुमंडल के बारे में, तो अभी हमने चर्चा किया था वायुमंडल के बारे में, क्या कि मान लीजिए यह पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों ओर जो है गैसीय आवरण है, यही वायुमंडल है जो सूर्य की सौर किरणों से, परावैंगनी किरणों से हमारी पृथ्वी की क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक, अब इस वायुमंडल की यदि हम बात करें तो दरअसल ये जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में क्योंकि कई प्रकार की गैसों का आवरण है, यहाँ पर जो गैसें हैं ये 2 प्रकार से मिलती हैं, एक तो स्थायी गैसें और अस्थायी गैसें। यदि हम इन स्थायी और अस्थायी गैसों की बात करें तो जिसमें जो स्थायी गैसें हैं इनका प्रतिशत हमारे वायुमंडल में एक समान पाया जाता है। वायुमंडल की हम परतों की बात करें जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ है, इन पूरी परतों में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत, ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत, अन्य गैसें जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका जो प्रतिशत है वह एक समान पाया जाता है। ठीक है, यदि इन गैसों की हम बात करें कि इन गैसों से आप सभी जानते हैं जो O2 है वह हमारी जीवन रक्षक गैस है, हम इसे श्वास के रूप में लेते हैं। यानी हम ऑक्सीजन की यदि बात करते हैं तो ऑक्सीजन वह गैस है जो हमें आसपास इस वायुमंडल से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर पहला कथन हमारा हो जाएगा सही। क्यों? क्योंकि वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। आइए देखते हैं दूसरा कथन। दूसरा कथन है, वायुमंडल सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है, जिसके बारे में हमने आगे चर्चा भी की थी या किया था कि जो सूर्य है इससे परावैंगनी किरणें निकलती हैं। इन परावैंगनी किरणों को वायुमंडल पृथ्वी तक पहुंचने से क्या करता है, रोकता है ना, यानी हानिकारक जो प्रभाव वाली किरणें हैं इससे रक्षा करता है वायुमंडल। तो यहाँ दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। तीसरा कथन है, वायुमंडल 3 परतों में विभाजित है, तो यहाँ पर यह कथन हो जाएगा गलत। क्यों? अब जब आप 6th to 8th वाली जो भी बुक्स होंगी आपने उनमें देखा होगा, जो वायुमंडल है उसके लिए उन्होंने 5 परतों की बात कही है, लेकिन जैसे ही आप और ऊंची कक्षाओं में पहुंचेंगे तो ये परतें और थोड़ी सी एक साथ करके इन्हें मिलाकर 4 परतों के रूप में कह दिया गया है। ठीक है, लेकिन चूंकि एग्जामिनेशन के हिसाब से भी हम बात करें तो इन्हें 5 परतों में बांटा गया है, जिसमें सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है,
इसके बाद इससे ऊपर वाली परत समताप मंडल कहलाती है। ठीक, लगभग 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है इसे हम मध्य मंडल कहते हैं। इसे 20 से 30 किलोमीटर से माना गया है, लगभग 20 किलोमीटर ध्यान रखिएगा क्षोभ मंडल। फिर 20 के बाद लगभग 50 किलोमीटर तक, 25 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल, 50 के ऊपर लगभग 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल। मध्य मंडल के ऊपर जो किरणें हैं यहाँ पर, मतलब जो ऊंचाई है उसे आयन मंडल के रूप में डिवाइड किया गया, ध्यान रखिएगा, आयन मंडल के रूप में। फिर और ऊपर यहाँ पर बाह्य मंडल, बाह्य मंडल। तो ध्यान रखें कि जो हमारे पास वायुमंडल है, वायुमंडल की जो परतें हैं ऊंचाई के आधार पर इस सिस्टम में 5 प्रकार की परतें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि तीसरे कथन की वायुमंडल 3 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, तो यह कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वायुमंडल 3 परतों में नहीं, यहाँ पर 5 परतों में विभाजित है। आप जैसे ही और ऊपर वाली क्लासेस में पढ़ेंगे तो ये फॉर्मेशन ये 4 परतों में डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ अभी भी 3 परतें तो नहीं ही हैं, 4 परतें होंगी। तो यहाँ पर तीसरा कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही कथन हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होंगे। अब इस प्रश्न की यदि हम बात करें तो इसे सीटेट 2021 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था, ध्यान रखिए, प्रश्न पत्र में इस प्रश्न को फ्रेम किया गया था। तो इस तरीके से हमने चर्चा की सीटेट के जो एग्जामिनेशन है उनमें भूगोल विषय से, ध्यान रखिएगा ये किसके अंतर्गत है, सोशल साइंस के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत जो भूगोल विषय है उसे पूछे गए प्रश्नों पर हमने चर्चा की है। ठीक है, तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में कुछ खास प्रश्नों के साथ जो कि भूगोल से जुड़े हुए होंगे। तो आप देखते रहिए लगातार और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, शुक्रिया।